तो ये बताओ, लास्ट क्लास में मैंने आपको बता दिया था कि मोटर यूनिट क्या होता है और मोटर एंड प्लेट क्या होता है। ये समझ में आ गया था सबको? मोटर यूनिट एंड मोटर एंड प्लेट, और मोटर एंड प्लेट को न्यूरो मस्कुलर जंक्शन कहता है। आ गया था, चलिए ठीक है। अब देखो यहां पर, जैसे मान लो, देखो ये एक मोटर न्यूरॉन का ये पार्ट है, मान लो ये एक मोटर न्यूरॉन है, और इसका ये देखो यहाँ पर मान लो ये एंड है, इसका न्यूरॉन का ये एंड है। और आपको पता है कि ये जो न्यूरल इंपल्स होता है, ये देखो ये एक न्यूरल इंपल्स है, मैसेज कहते हैं इसको। ये अब आपके एक एंडिंग पे, जब एक्सोन के एंडिंग पे आता है देखो, तो ये जो आप देखते हो इसे कहते हैं क्या? साइनेप्टिक वेसिकल कहते हैं। और इसके अंदर कुछ केमिकल्स होते हैं, ऐसे देखिए, इस केमिकल को न्यूरोट्रांसमीटर कहा जाता है। मोटर न्यूरॉन्स के सेंट्रल नर्वस सिस्टम से मैसेज आपके मोटर न्यूरॉन के थ्रू आपके एक्सोन के एंडिंग तक आता है। और यहाँ पे आने के बाद ये देखो, ये जो यहाँ पर एक साइनेप्टिक वेसिकल होते हैं नर्व के एंडिंग पे, एक्सोन के एंड पे, और उसके अंदर एक केमिकल होता है, इस केमिकल को न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं। समझ में आ गया? और देखो नीचे देखो यहाँ पर, अब ये मान लो आपका एक मसल फाइबर है, ये क्या होगा? ये सार्कोलेमा है, ये सार्कोलेमा है, और ये मसल फाइबर होता है। अब ये न्यूरोट्रांसमीटर यहां से बाहर निकलेगा, देखो और कुछ रिसेप्टर होते हैं, देखना कैसे। ये रिसेप्टर क्या है? ये इसे क्या कहते हैं बताओ? इसे कहते हैं रिसेप्टर। रिसेप्टर फॉर न्यूरो ट्रांसमीटर कहा जाता है। हाँ जी, न्यूरो ट्रांसमीटर स्टाइल कोलिन ही होता है। ये जो न्यूरो ट्रांसमीटर यहाँ पर होता है इसका स्टाइल कोलिन है, इसे स्टाइल कोलिन कहा जाता है। अब देखो, ये जो न्यूरो ट्रांसमीटर यहाँ से बाहर निकला इस साइनेप्टिक वेसिकल से मैसेज के आने के बाद, अब ये इससे आकर बाइंड कर गया, रिसेप्टर से आकर अटैच हो गया। यहां क्या हो रहा है? ये देखो, इसे कहते हैं बाइंडिंग ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर एनपी विथ रिसेप्टर, विथ रिसेप्टर कहता है। जैसे ये बाइंड करता है देखो, ये जो मेम्ब्रेन होता है इसका, ये मेम्ब्रेन अब डीपोलराइज हो जाता है। ये जो प्लस प्लस लिखा है देखो, करंट होता है, ये करंट इसकी सरफेस पे अपियर होता है, एक पोटेंशियल जनरेट होता है देखो सार्कोलेमा के सरफेस से।
तो ये जो हमने प्लस लिखा हुआ है, इस प्लस का मतलब क्या है? पोटेंशियल जनरेशन at the surface of sarcolemma, और इसे कहते हैं डीपोलराइज्ड सार्कोलेमा कहते हैं। ये जो करंट है ना, ये जो इलेक्ट्रिकल करंट यहां से आया था, ये करंट अभी सरफेस पे आ गया, सार्कोलेमा के सरफेस पे आ जाता है। न्यूरोट्रांसमीटर्स के बाइंड होने के बाद, न्यूरोट्रांसमीटर के बाइंड होने के बाद सार्कोलेमा का मेम्ब्रेन क्या हो गया? डीपोलराइज हो गया, पोटेंशियल जनरेट हो गया वहां पर। तो पूरा इवेंट क्या हो रहा है? सबसे पहले इंपल्स का, ये इंपल्स आता है देखो आपके एक्सोन के एंड पे। दूसरा इवेंट क्या हुआ देखो, जो न्यूरोट्रांसमीटर था वो बाहर रिलीज हो जाता है, वो गैप में आ गया, देखो ये साइनस क्या है, ये साइनस होता है, गैप हो गया। थर्ड इवेंट क्या हुआ देखो, ये इससे बाइंड करेगा, ये इससे बाइंड करेगा, तीसरा इवेंट ये बाइंडिंग होता है। और फोर्थ इवेंट क्या हो गया देखो, पोटेंशियल जनरेट हो गया एट द सरफेस ऑफ सार्कोलेमा। समझ में आ गया? मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू न्यूरल इंपल्स कहां पे आया? एक्सोन के एंडिंग पे। उस इंपल्स की वजह से सिनेप्टिक वेसिकल से जो न्यूरोट्रांसमीटर्स था वो बाहर आ गया, और वो बाहर आने के बाद वो प्रेजेंट हो गया सार्कोलेमा के सरफेस पे। रिसेप्टर उसके सरफेस पे होते हैं, और वहां पे बाइंड होने के बाद मेम्ब्रेन क्या हो गया? डीपोलराइज हो गया, एक करंट अपीयर हो गया सार्कोलेमा के सरफेस पे। एंड आफ्टर दैट देखो क्या होता है, एक इस तरह का इन्वेजिनेशन कहते हैं आपके मसल फाइबर में, स्केलेटल मसल फाइबर में देखो इस तरह का एक इनवॉर्ड इन्वेजिनेशन होता है, जो टी ट्यूब्यूल कहते हैं। देखिए इस स्ट्रक्चर का नाम टी ट्यूब्यूल होता है, टी ट्यूब्यूल। और इसी टी ट्यूब्यूल के कांटेक्ट में, देखिए इसी टी ट्यूब्यूल के कांटेक्ट में ये होता है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखिए ये क्या बताओ, ये है एस आर, ये है सार्को प्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है। अब इससे क्या होगा देखो, इस रेटिकुलम से, याद रखिएगा, इस रेटिकुलम से अब कैल्शियम बाहर निकलता है। तो टी ट्यूब्यूल से करंट जो था वो कहां पहुंचा? रेटिकुलम तक, और उसके एवज में रिलीज किया हुआ कैल्शियम आयन, कैल्शियम आयन रिलीज इन सार्कोप्लाज्म। तो देखो जो टी ट्यूब्यूल होता है, टी ट्यूब्यूल करंट को कहां लेके आता है बताओ? वो सरफेस से करंट को कैरी करता है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम तक। याद रखिएगा, टी ट्यूब्यूल ट्रांसपोर्ट द electrical stimulus from sarcolemma to sarcoplasmic reticulum। टी ट्यूब्यूल का काम समझ में आ गया? It transport the electrical stimulus from sarcolemma to sarcoplasmic reticulum।
ये इवेंट समझ में आ गया? तो मैं कहूं कि थर्ड इवेंट अटैचमेंट था, फोर्थ इवेंट ये जनरेट हुआ था, फिफ्थ इवेंट ये हो गया, करंट पहुंच गया सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम तक, और सिक्स्थ इवेंट क्या हो गया देखो, रिलीज ऑफ कैल्शियम आयंस। जो इसके अंदर का कैल्शियम आयन था देखो, कैल्शियम आयन यहां से बाहर आ गया, कैल्शियम आयन देखो यहां से बाहर निकल जाता है। जो रेटिकुलम के अंदर प्रेजेंट था कैल्शियम, वो अब बाहर आ गया। Release of calcium ions from the sarcoplasmic reticulum into the sarcoplasm। और ऐसा होने से क्या होगा बताओ? जैसे ही कैल्शियम यहां पर आएगा तो देखिए सेवेंथ इवेंट क्या हुआ, इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ calcium ion in the sarcoplasm। आपके सार्कोप्लाज्म में कैल्शियम का अमाउंट क्या होगा, बढ़ जाएगा। पहले वो कम था, अब ज्यादा हो गया क्योंकि कैल्शियम सारा बाहर आ गया। देखो मोस्ट ऑफ द कैल्शियम जो रेटिकुलम में था वो बाहर आ गया आपके सार्कोप्लाज्म में। वो रेटिकुलम से बाहर निकल जाता है। रेटिकुलम से बाहर निकलेगा तो क्या होगा बताओ? सार्कोप्लाज्म के अंदर कैल्शियम का कंसंट्रेशन क्या होगा, वो बढ़ जाएगा। सेवंथ इवेंट देखो, ये सातवां इवेंट हुआ, और जैसे ही बढ़ेगा देखो एक इवेंट क्या होता है, कैल्शियम आयन बाइंड्स विथ ट्रोपोनिन सब यूनिट। अब मैंने बताया था आपको कि ट्रोपोनिन के अंदर कैल्शियम बाइंडिंग साइट होता है, याद करो, बताया था ना कि ट्रोपोनिन के अंदर 3 साइट थे ना, टीएनटी, टीएनसी और टीएनआई। तो जैसे ही कैल्शियम आयन बढ़ेगा सार्कोप्लाज्म में, ये किससे बाइंड कर जाएगा, ट्रोपोनिन के एक सब यूनिट से। तो कैल्शियम आयंस बाइंड्स विद ट्रोपोनिन सब यूनिट। याद रखना कि ट्रोपोनिन हैज वेरी हाई एफिनिटी विद कैल्शियम आयन। ये लिख लेना ब्रैकेट में, यस, ये आप ब्रैकेट में लिख लीजिएगा कि ट्रोपोनिन हैज वेरी हाई एफिनिटी विद द कैल्शियम आयन। ट्रोपोनिन की एफिनिटी कैल्शियम से बहुत ज्यादा होती है। राइट डाउन दैट पार्ट, troponin has very high affinity with the calcium ion। समझ में आ गया सबको? अब देखो जैसे ये 8 इवेंट कंप्लीट हुआ, 8 इवेंट के होते ही क्या होता है देखो, 9th इवेंट। 9th इवेंट, calcium has very high affinity with the calcium, troponin has very high affinity with the calcium ion। सब कुछ भूलकर वो ट्रोपोनिन कैल्शियम को कैच करना चाहता है, पुरानी एफिनिटी को भूल जाता है, एंड ट्रोपोनिन बाइंड्स टू कैच द कैल्शियम आयन। और लिखो आगे 9 क्या होता है, ड्यूरिंग द बाइंडिंग ऑफ कैल्शियम आयन विथ ट्रोपोनिन, there is displacement of tropomyosin which results in unmasking
unmasking of active site of actin filament. देखिए इसको, ड्यूरिंग द बाइंडिंग ऑफ कैल्शियम आयन, during the binding of calcium ion with troponin, there is displacement of tropomyosin. Displacement of tropomyosin, which results in unmasking of active site of actin filament. समझ में आ गया सबको ये पार्ट? जैसे ही कैल्शियम जो होता है ना, ट्रोपोनिन कैल्शियम को जब कैच करना चाहेगा, whenever a troponin try to catch calcium ion, तो क्या होगा बताओ? ट्रोपोमाइसिन भी अपने जगह से हिल जाता है, हट जाता है, और जैसे ही हटेगा, जो एक्टिव साइट पहले मास्क किया हुआ था वो अनमास्क हो जाता है। अनमास्किंग ऑफ एक्टिन फिलामेंट कहते हैं इसको, अनमास्किंग ऑफ एक्टिव साइट ऑफ एक्टिन फिलामेंट। और जैसे ही अनमास्क हुआ, देखो जो 10th इवेंट होता है इसमें, देखो मायोसिन हेड का कौन सा पार्ट आपको पता है? यहाँ पर क्या होता है? एक्टिन बाइंडिंग साइट होता है इसमें, मायोसिन हेड में। मायोसिन हेड बाइंड्स विथ एक्टिव साइट ऑफ एक्टिन फिलामेंट। देखो जैसे अनमास्क हुआ, अब देखो क्या होगा, जो मायोसिन हेड अभी नीचे की तरफ, वो इस चीज का वेट कर रहा था कि कब उसका एक्टिव साइट अनमास्क होगा। मायोसिन हेड को अटैच होने में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम वही है कि उसका साइट पहले मास्क किया हुआ था, वो अनमास्क हो गया। तो जैसे अनमास्क हुआ, जो मायोसिन हेड था उसका जो एक्टिन बाइंडिंग साइट होता है मायोसिन का, वो किससे अटैच हो जाएगा बताओ? एक्टिन के एक्टिव साइट से। मतलब क्या हुआ, देखो ये सपोज करो ये एक्टिन फिलामेंट है, देखो ऐसे ये मायोसिन का जो हेड है, देखो ऐसे ये मायोसिन हेड अब यहां से बाइंड हो जाएगा। इसका जो एक्टिन का ये जो साइट है, ये क्या है मायोसिन का बताओ? इसे कहते हैं एक्टिन बाइंडिंग साइट ऑफ मायोसिन हेड। ये मायोसिन हेड है, एक्चुअली ये पूरा ये मायोसिन हेड है, और ये एक्टिन का पार्ट है, देखो एक्टिन फिलामेंट। और ये जो डॉट देख रहे हैं आप, ये डॉट क्या है? ये डॉट है एक्टिन बाइंडिंग साइट ऑफ मायोसिन हेड। तो ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। देखो मायोसिन हेड जो होता है ना, ये वेट करता रहता है कि एक्टिन का एक्टिव साइट अनमास्क कब होगा, और अनमास्क होने के लिए देखो ये सारी कहानी बताई गई है। अनमास्किंग होने के लिए सार्कोप्लाज्म में कैल्शियम का लेवल बढ़ना जरूरी होता है। कैल्शियम के लेवल बढ़ने की वजह से ही ये सारी कहानी देखो बदल गई। तो फॉर अनमास्किंग कैल्शियम आयन लेवल मस्ट बी इंक्रीज्ड वेयर इन द सार्कोप्लाज्म।
तो मायोसिन हेड एक्टिन से अटैच हो गया ना। अब मैं इस पूरे पार्ट को पहले मिटाऊंगा, फिर कुछ और बताऊंगा आपको, अब जगह नहीं बचा। तो मायोसिन हेड बाइंड हो गया, इससे बताओ एक्टिन फिलामेंट से। तो ये 10 इवेंट आपको समझ में आ गया। मसल कॉन्ट्रैक्शन के 10 इवेंट समझ में आ गया आपको। अभी और बताऊंगा, यहां तो समझ में आ गया आपको। पहले कॉन्ट्रैक्शन कैसे होगा अभी बताऊंगा मैं आपको। तो सबसे पहले जो आपने कहा स्टिमुलस, इंपल्स, जो स्टिमुलस आपके नर्व से कैरी होता हुआ इंपल्स के फॉर्म में ये आपके एंडिंग तक आया, फिर सारा इवेंट पता आपको। सेकेंड इवेंट समझ में आ गया आपको, एस्टाइल कोलिन बाहर निकल जाता है, उसका रिसेप्टर कहां पे होता है बताओ? सार्कोलेमा के सरफेस पे होता है, उससे अटैच होगा एस्टाइल कोलिन, तो सार्कोलेमा डिपोलराइज हो जाता है। सार्कोलेमा का करंट कहां पहुंच गया? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम तक, किसके हेल्प से? टी ट्यूब्यूल के हेल्प से। जैसे ही करंट यहां पहुंचेगा, कैल्शियम बाहर निकल जाएगा, देखो रेटिकुलम से बाहर निकलेगा। जैसे कैल्शियम बाहर निकलेगा, कैल्शियम का लेवल बढ़ जाएगा सार्कोप्लाज्म में, वो कैल्शियम ट्रोपोनिन से अटैच कर जाएगा। ट्रोपोनिन जैसे अटैच करेगा कैल्शियम को, वो ट्रोपोमायोसिन को डिस्प्लेस कर देता है, और डिस्प्लेसमेंट की वजह से जो मास्किंग था एक्टिन फिलामेंट का, वो अनमास्क हो जाता है। और जैसे अनमास्क हुआ, जो मायोसिन हेड होता है वो एक्टिन फिलामेंट के साथ अटैच हो जाता है। चलो यहां देखो, मैंने क्या बताया? मैंने ये बताया कि मान लो ये एक एक्टिन फिलामेंट है, ऐसे देखिए, ये एक एक्टिन फिलामेंट है, और इसके नीचे मान लो ये इस तरह से ये बना हुआ स्ट्रक्चर था, देखो ऐसे ही। और ये एक, मान लो ये मायोसिन हेड का पार्ट है, ऐसे देखिए। अब ये अटैच हो गया, देखिए यहाँ पे इसके साथ, ये हमारा मायोसिन है। अब ये जो इसका शॉर्ट आर्म होता है, देखो ये जो शॉर्ट आर्म होता है इसका, ये शॉर्ट आर्म अब इसको ड्रैग करेगा। देखो अब ये इसका, ये इधर की तरफ आएगा, इसका मतलब ये है कि अब ये स्ट्रक्चर देखो ऐसे हो गया, इसने इसको ड्रैग कर दिया इधर की तरफ, ये पार्ट मूव नहीं कर रहा, टेल अपने पोजीशन पे होता है। देखो जो शॉर्ट आर्म होता है इसमें मूवमेंट होता है, और ये अब एक्टिन को ड्रैग करेगा इधर, बताओ ए बैंड की तरफ। अब डायग्राम समझो मैं क्या बोल रहा हूं। मूवमेंट केवल शॉर्ट आर्म में होता है। देखो जैसे मान लो, देखिए स्ट्रक्चर है, देखो ये मान लो शॉर्ट आर्म है, ये मान लो मायोसिन टेल है, ये पूरा पार्ट, ये आपका आर्म है, और ये हेड है। अब हेड से ये अटैच हो गया, देखो एक्टिन, ये अब ऐसे हो रहा है, ये ऐसे हो रहा है। देखो मतलब ये है कि टेल के पार्ट में कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है। शॉर्ट आर्म जो इसको क्रॉस आर्म कहते हैं इसका, उसी क्रॉस आर्म में मूवमेंट होगा, और वो एक्टिन को ड्रैग करता है, खींचता है वो किधर? टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ ए बैंड। देखो मैं क्या लिख रहा हूं, शॉर्ट आर्म ड्रैग द
actin filament towards the center of A band, और इसी प्रोसेस को कहते हैं ये इवेंट ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन है। इसी को मसल कॉन्ट्रैक्शन का इवेंट कहा है। मसल कॉन्ट्रैक्शन इसी को कहते हैं ना, वो ड्रैग करेगा, ये इधर आएगा और फिर ये अपनी पोजीशन क्या करेगा, ये आर्म से इधर मूव करता है। तो अगर शॉर्ट आर्म वापस अपने पोजीशन पे आ गया तो ये मसल रिलैक्सेशन का इवेंट होता है। कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन का मतलब यही होता है। अब इसके लिए मैं आपको एक और चीज बताऊंगा, वो पूरा साइक्लिक इवेंट कैसे होता है। तो ये समझ में आ गया आपको पहले यहां तक कि जो शॉर्ट आर्म होता है, जो क्रॉस आर्म होता है, मायोसिन के पार्ट का जो शॉर्ट आर्म है ना, उसका शॉर्ट आर्म, उसमें मूवमेंट होगा, एक्टिन को ड्रैग करेगा वो किधर, ए बैंड की तरफ। और इसी इवेंट को क्या कहते हैं बताओ, मसल कॉन्ट्रैक्शन का इवेंट कहा जाता है। अब यहां देखो, मैं एक चीज और बता रहा हूं। हाँ, टेल में कोई मूवमेंट नहीं होता, टेल अपने पोजीशन पे होता है, केवल क्रॉस आर्म का मूवमेंट है। क्रॉस आर्म उसको ड्रैग करेगा एक्टिन को। ठीक है, अब यहां देखो, अब जैसे मान लो, देखो ऐसे समझो, मान लो ये एक आपका, ये हमारा मायोसिन टेल का ये पार्ट है, और यहां पे मान लो ऐसे ही है, ये मायोसिन हेड है, और इस हेड पे मान लो दो अलग अलग साइड बने हुए हैं। ये इसका एक्टिन बाइंडिंग साइट है, और ये मान लो इसका एटीपी बाइंडिंग साइट है। देखो मैं क्या, मान लो ये मायोसिन टेल है, ये समझ में आ गया सबको? ये वाला समझ में आ गया ना सबको कि शॉर्ट आर्म जो होता है वो ड्रैग करता है, किसको बताओ, शॉर्ट आर्म ड्रैग द एक्टिन फिलामेंट टुवर्ड द सेंटर ऑफ ए बैंड। ये समझ में आ गया सबको? अब यहां देखो, अब ये मान लो मायोसिन, अब ये डायग्राम आपके एनसीईआरटी में भी बना हुआ है, मैं बताऊंगा बाद में, पहले ये देखो, ये मायोसिन टेल है मान लो, ये इसका क्रॉस आर्म है, और ये मायोसिन हेड है। मायोसिन हेड में दो साइट होते हैं, एक एक्टिन बाइंडिंग साइट होता है और दूसरा एटीपी बाइंडिंग साइट होता है। समझ में आ गया सबको? अब देखो, अब ये जो एटीपी यहां पे लगा हुआ है, देखो मान लो यहां पर एटीपी का टैग, यहां पे एटीपी भी लगा हुआ है, इसमें एटीपी लगा हुआ है, मान लिया पहले से मायोसिन की एक साइड में एटीपी लगा हुआ है। सबसे पहले क्या होता है देखो, एटीपीएस एंजाइम भी यहां पर वर्क करता है। ये मायोसिन का अपना एटीपीएस एक्शन होता है, देखो ये एटीपी को हाइड्रोलाइज कर देता है। और अब क्या हुआ देखिए ऐसे, ये जगह खाली है यहां पर, लेकिन इस पॉइंट पे देखो दो चीज अब आ गया, एटीपी हाइड्रोलाइज हो गया देखो, और इसमें एक आ गया फॉस्फेट और दूसरा हो गया एडीपी। एटीपी क्या हो गया बताओ, हाइड्रोलाइज हो गया, किसमें किसमें, एडीपी में और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में।
एटीपी टूट गया एडीपी में और पीआई में, और ये एनर्जी जो रिलीज होता है वो अभी भी इसी मॉलिक्यूल में कंजर्व होता है। याद रखिएगा, इसको हाई एनर्जी स्टेट कहते हैं, क्योंकि जो एटीपी के हाइड्रोलाइज होने से जो एनर्जी रिलीज हुआ है अभी वो यूज नहीं हुआ, वो इसी मॉलिक्यूल में अभी कंजर्व्ड होता है। तो एटीपी एटीपीएच की वजह से क्या बन गया बताओ, एडीपी, और पीआई का मतलब यहां क्या बताओ, इसे इनऑर्गेनिक फॉस्फेट कहते हैं। और एनर्जी जो निकला है वो अभी इसी मॉलिक्यूल में कंजर्व्ड है। अब देखो क्या होगा, अब देखिए यहां देखो, अब सपोज करो ये हमारा एक, देखो ये मान लो एक्टिन का ये फिलामेंट है। अब अगले पार्ट में क्या होगा देखिए, अगले पार्ट में क्या हुआ देखिए, अब क्या हुआ देखो ऐसे, अब इसका जो ये जो साइड था एक्टिन बाइंडिंग साइड, और यहां भी क्या लगा हुआ देखो, अब ये जो एक्टिन है ये इस पे आकर अटैच हो गया। यहां पर क्या है बताओ, ये पीआई है और ये देखो यहां पर एडीपी है, और इसके इस साइड से अब यहां क्या अटैच कर गया देखो, इससे अटैच क्या कर गया, ये देखो एक्टिन का पार्ट इससे अटैच कर गया। अब एक्टिन इससे बाइंड हुआ देखो, किससे, एक्टिन बाइंड किससे हुआ, एक्टिन बाइंडिंग साइट से जो मायोसिन के हेड पे होता है। समझ में आ गया। और इस पूरे पार्ट को इसे कहते हैं क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन, क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन कहते हैं। इसमें क्या क्या होगा देखो, इसमें मायोसिन का पार्ट भी होता है, एक्टिन भी होता है, एडीपी भी होता है, और फॉस्फेट भी होता है। सबके मिलने से, तो जब मायोसिन का हेड एक्टिन से बाइंड कर गया, इसी को क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन कहा जाता है। जब मायोसिन का हेड एक्टिन से अटैच हो गया, इसको क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन कहते हैं। नहीं था ना, देखो एक्टिन तो पहले खाली था ना, यहाँ पर पहले कहां था एक्टिन, देखो एक्टिन तो यहाँ अभी बाद में आया ना, एक्टिन तो यहाँ था। याद रखिएगा, जब तक मायोसिन के हेड से एटीपी लगा रहता है, एटीपी क्रॉस ब्रिज नहीं बनने देगा, एडीपी बनना जरूरी होता है क्रॉस ब्रिज के बनने के लिए। तो एक्टिन कब अटैच होगा बताओ, जब एडीपी आएगा। एडीपी क्रॉस ब्रिज नहीं बनाता है, एडीपी जो होता है वो क्रॉस ब्रिज बनाता है। समझ में आ गया सबको, एटीपी क्रॉस ब्रिज नहीं बनाता, एडीपी क्रॉस ब्रिज बनाता है। तो जब तक मायोसिन में, कोई कंफ्यूजन सा नहीं है, जब तक मायोसिन में एटीपी लगा रहेगा, देखो मैं क्या बोल रहा हूं, जब तक मायोसिन के हेड में, देखो ये हाई एनर्जी स्टेट है ना, अभी यहां पर एक्टिन अटैच नहीं हुआ है। अब जब एक्टिन इस स्टेट में आ जाएगा, तो एक्टिन बाइंड कब करता है देखो, जब मायोसिन के हेड में एडीपी आता है। अभी तक एक्टिन बाहर था, एक्टिन अटैच नहीं हुआ था। एक्टिन अटैच कब होगा, जब मायोसिन का एटीपी एडीपी में कन्वर्ट हो जाता है। समझ में आ गया सबको। और जब
पूरा का पूरा अटैचमेंट हो जाएगा, इसी को क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन कहते हैं। तो क्रॉस ब्रिज में क्या क्या होता है देखो, मायोसिन होता है, देखो एक्टिन भी है, एडीपी भी है, और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट भी होता है। अब समझ में आएगा देखो। अब क्या होता है देखो, आगे देखो। अब ये इसको ड्रैग करेगा देखो। अब अगले इवेंट में क्या होगा देखो, यहां पर ऐसे अब यहां से एडीपी बाहर आ जाता है, फॉस्फेट बाहर आ जाता है, और एनर्जी जो कंजर्व था वो भी यूज हो गया। जो एनर्जी यहां पर कंजर्व था, अरे यार अगले स्टेप में एडीपी की वही तो है कि एडीपी आने के बाद तो हाई एनर्जी स्टेट में ही एक्टिन बाइंड कर, सब एक ही डायग्राम में बता दूंगा क्या मैं, उसको अलग से बताया मैंने कि एडीपी आने के बाद एक्टिन वेट कर रहा है उसका कि वहां एडीपी कब आएगा। जब एडीपी वहां पर आ गया तो एक्टिन अटैच हो गया, और अटैच होने के बाद अब सीक्वेंशियली कहते हैं सब कुछ निकल रहा है देखो, एडीपी बाहर आ रहा है, फॉस्फेट बाहर आ रहा है, और एनर्जी भी यूज हो गया। अब इससे क्या होगा देखो, अब ये जो आपका क्रॉस ब्रिज था वो मूव करेगा ये। अब ये ऐसे आ गया, पहले ये ऐसे था, अब ये ऐसे आ गया, ये शिफ्ट हो गया ऐसे। और इसने क्या किया, जो पहले इसके साथ ऐसा लगा हुआ था, ये अब देखो इधर शिफ्ट हो गया देखो, एक्टिन को ये ड्रैग कर रहा है, देखो एक्टिन का ये ड्रैगिंग हो रहा है, ये खींच रहा है एक्टिन को टुवर्ड द सेंटर ऑफ ए बैंड। इस प्रोसेस को पावर स्ट्रोक कहते हैं, इसे पावर स्ट्रोक कहा जाता है। जो एनर्जी अभी तक यूज नहीं हुआ था ना, वो एनर्जी यूज हो गया पावर स्ट्रोक में। क्रॉस आर अब उसको खींच रहा है, इसको एक्टिन को। तो पावर स्ट्रोक के समय ना एडीपी है ना पीआई है, और सभी सारा एनर्जी यूज हो गया उस फिलामेंट को खींचने के लिए। तो जो एनर्जी पहले कंजर्व किया हुआ था, जो एनर्जी पहले कंजर्व किया हुआ था, उस एनर्जी को यूज कर लिया गया। देखो समझ में आ गया? हाँ भाई समझ में आ गया यहां तक? अब देखो अब क्या होगा, अब अगले स्टेप में वापस यहां पर एक एटीपी अटैच होता है, और याद रखिएगा इस स्टेप में और क्या होता है देखो, मसल फाइबर में क्या होता है देखो, जो रेटिकुलम होता है, अब यहां देखिए इसको कैल्शियम पंप कहते हैं, कैल्शियम पंप है ये पंप अब ऑपरेट करता है। और जो कैल्शियम पहले सार्कोप्लाज्म में ज्यादा हो गया था, वो कैल्शियम अब एक्टिवली वापस पहुंचा दिया जाएगा रेटिकुलम के अंदर। तो यहां क्या हुआ, अब सार्कोप्लाज्म में क्या हुआ, कैल्शियम लेवल क्या हो गया बताओ, डिक्रीज कर जाता है, याद रखिएगा। और जैसे ही कैल्शियम लेवल घटेगा, एटीपी यहां से अटैच हुआ, देखो एटीपी बाइंड होता है और ये फिर से अपने इसी स्टेट में आ गया। देखो ये वापस, ये अब इधर शिफ्ट हो गया, देखो ये वापस ऐसे चला गया, इसको रिकवरी स्ट्रोक कहा जाता है। ये रिलैक्सेशन का पार्ट है, देखो रिलैक्स हो रहा है। रिलैक्स होने में क्या होता है बताओ, जो कैल्शियम पहले बाहर निकला हुआ था उसको एक्टिवली एक्टिवली कैल्शियम पंप होता है, उसको वापस पहुंचा देता है, काम बताओ रेटिकुलम के अंदर। तो मास्किंग फिर से हो गया, देखो फिर से मास्किंग का इवेंट हो गया, जो पहले अनमास्क हुआ था वापस मास्क हो गया, और एक्टिन जो पहले अटैच था वो क्या हो गया वहां बताओ, वहां से देखो अलग हो गया। देखिए एक्टिन फिर से यहां पर देखो,
जो एक्टिन पहले अटैच था वो फिर से डिटैच कर गया। देखो अलग हो गया, वापस मास्किंग हो गया। हाँ जी, रिलैक्स कहते हैं, ये रिलैक्सिंग इवेंट है, ये जो है रिलैक्सिंग इवेंट कहते हैं। फिर ड्यूरिंग रिलैक्सेशन क्या होता है बताओ? ड्यूरिंग रिलैक्सेशन क्या होता है बताओ? क्या क्या उल्टा इवेंट होगा ना। फर्स्ट क्या हुआ? कैल्शियम आयन pumped back into sarcoplasmic reticulum. Second, masking of क्या होगा बताओ? Active site of actin takes place. और देखो थर्ड इवेंट इसी बोलेंगे आप, मायसिन हेड binds to new ATP molecule. देखो क्या क्या हुआ, जो कैल्शियम आयन था वापस चला गया रेटिकुलम में, लिखा हुआ देखो। रिलैक्सेशन में क्या क्या हो रहा है देखो, कैल्शियम आयन पंप्ड बैक इनटू सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और पंप्ड बैक, पंप लिखा हुआ है, कैल्शियम पंप के थ्रू होता है, ये अपने आप नहीं होता, एक्टिवली होता है। ये याद रखिएगा, ये इवेंट एक्टिवली होता है, निकलना पैसिवली होता है। कैल्शियम आयन का निकलना पैसिवली होता है, अंदर आना एक्टिवली होता है। ये इंपॉर्टेंट पार्ट याद रखना इसको। जब कैल्शियम बाहर निकलता है ना वो पैसिवली होता है, पर जब अंदर आता है वो एक्टिवली होता है। तो कैल्शियम अंदर चला गया, वापस मास्किंग हो जाएगा, देखो एक्टिव साइट ऑफ एक्टिन का। और मायसिन से क्या होता है, मायसिन के हेड से एक नया एटीपी बाइंड हो गया, देखो ये वाला एटीपी वापस बाइंड हो गया। तो एटीपी जैसे लगता है ना, एटीपी क्रॉस ब्रिज को तोड़ता है। एटीपी फैसिलिटेट ब्रेकडाउन ऑफ क्रॉस ब्रिज, एटीपी क्रॉस ब्रिज को तोड़ता है और एडीपी क्रॉस ब्रिज को बनाता है। समझ में आ गया? जब तक मायसिन से एटीपी लगा रहेगा क्रॉस ब्रिज नहीं बनेगा, और जब मायसिन से एडीपी लगा रहेगा, एडीपी, तो क्रॉस ब्रिज का क्या होगा, फॉर्मेशन होता है। अरे बेटा एटीपी टूटता है ना, एडीपी थोड़ी टूटता है। एटीपी टूटता है तो एडीपी बनता है। जब तक मायसिन से एटीपी लगा रहता है क्रॉस ब्रिज नहीं बनेगा। तो पहले एटीपी क्या हुआ, हाइड्रोलाइज होता है। एटीपीएस एंजाइम क्या करेगा, उसको हाइड्रोलाइज करेगा, किसमें, एडीपी में और पीआई में। और ये डायग्राम मैं बताता हूँ एनसीईआरटी में कैसे समझाया हुआ देखो। अब आप एनसीईआरटी निकालिए एक बार, पेज नंबर देखो 307, पेज नंबर 307। अब ये डायग्राम देखो, यहां पर सीरीज डायग्राम। अब देखो डायग्राम में जहां पर पी और एडीपी लिखा हुआ है उसमें एक्टिन अभी अटैच नहीं हुआ है ना, देखो जहां पर पहले डायग्राम में, देखो इस वाले डायग्राम में यहां पर पी एडीपी लिखा हुआ है, क्या मतलब है इसका, उसमें एक्टिन अटैच नहीं है अभी देखो। अब पी एडीपी बनने के बाद एक्टिन आ गया देखो, तो एडीपी जब होगा तभी एक्टिन आता है। देखिए क्रॉस ब्रिज बन गया, क्रॉस ब्रिज देखो, फॉर्मेशन ऑफ क्रॉस ब्रिज। अब देखो तीसरे डायग्राम में देखो, उसका क्रॉस ब्रिज उसको खींच रहा है ना एक्टिन को,
देखो ड्रैग कर रहा है उसको, और एडीपी और पी यहां से बाहर निकल गया। देखो थर्ड डायग्राम में देखो, और फोर्थ में क्या हुआ देखो, जैसे एटीपी आया क्रॉस ब्रिज टूट गया। सिंपल है, जैसे एटीपी आया क्रॉस ब्रिज टूट गया, और एटीपी फिर से हाइड्रोलाइज हुआ तो एडीपी बना, और एडीपी जैसे ही बनेगा वापस क्रॉस ब्रिज बनाएगा। और मैंने कहा कि क्रॉस ब्रिज जब टूटता है तो मास्किंग वापस हो जाता है, और मास्किंग होने के लिए क्या क्या होता है बताओ। कैल्शियम आयंस वापस चला जाता है, कहां पर, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। तो जो अनमास्किंग हुआ था वापस मास्किंग हो जाएगा। तो ये पूरा एक साइक्लिक इवेंट होता है मसल कॉन्ट्रैक्शन के समय। हाँ भाई समझ में आ गया। ये डायग्राम आप देखिए, जो डायग्राम मैंने बताया है वही यहाँ बना हुआ है, इसने और अच्छे से बताया देखो डायग्राम में। तो जब माइसिन का शॉर्ट आर्म ड्रैग करता है उसको पावर स्ट्रोक कहते हैं, और वापस आएगा उसको रिकवरी स्ट्रोक कहा जाता है। हाँ बेटा, तभी तो मिली सेकेंड में सब कुछ हो जाता है। आपने सोचा नहीं किसी के गाल पे जड़ दिया, कितना फास्ट होता है देखो। ये मसल कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ही होता है ना। ये नहीं आपने सोचा अभी है, आधे घंटे के बाद किसी के गाल पे लगाएंगे आप। अरे जो सोचा तुरंत पूरा होता है वो, तो मसल कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ही होगा ना। आपने सोचा, वो स्टिमुलस है देखो। बिना स्टिमुलस का कुछ नहीं होता है। जब तक आपका ब्रेन आपको नहीं कहेगा कि इसके गाल पे लगा दो एक जोर से कान के नीचे, आप नहीं लगाएंगे ना। आपके दिमाग में पहले आता है कि हमें लगाना है कान के नीचे, और लगा दिया आपने। तो ये कितना फास्ट इवेंट है। और सोचने के आधे घंटे के बाद तो नहीं लगाते ना, कि अभी सोचा है आपने और आधे घंटे के बाद लगाएंगे आप उसको। तो सबसे पहला इवेंट है स्टिमुलस। ब्रेन से मैसेज आना चाहिए। हाँ एकदम लगा देते हैं, कैसे लगा दिया ऐसे। तो स्टिमुलस कहां से आता है बताओ। ये आपके ब्रेन से आता है। सबसे पहले स्टिमुलस की बात करते हैं, और स्टिमुलस के बाद सारा इवेंट होता है। हाँ जी बिल्कुल सही बात है। और देखो यहीं पर एक चीज मैं बता दूं आपको, एक टर्म यूज करते हैं राइगर मॉर्टिस। राइगर मॉर्टिस कहते हैं। Have you heard about this term राइगर मॉर्टिस? ये नाम सुना आपने, राइगर मॉर्टिस क्या होता है? नहीं सुना है। देखो अच्छा बताओ, आदमी का जब डेथ हो जाता है, हाँ मैं बताता हूँ देखो, सुन लो पहले मैं क्या बता रहा हूँ। आदमी के डेथ होने के बाद, एक ह्यूमन बीइंग के डेथ होने के 5-6 घंटे के बाद उसके बॉडी का पार्ट स्टिफ हो जाता है, स्टिफनेस आ जाता है बॉडी के अंदर। ऐसा क्यों होता है बताओ, क्यों बॉडी स्टिफ हो जाता है डेथ के कुछ घंटों के बाद? उसका कारण समझ में आ रहा है? देखो उसका कारण ये होता है बेटा, ऑक्सीजन लैक तो दूसरी बात है। ऑक्सीजन लैक दूसरी दूसरी बात होती है। फिर प्रॉब्लम क्या है कि जैसे आदमी का डेथ हुआ, माइटोकॉन्ड्रिया हमारे सेल्स के काम करना बंद कर देते हैं। सुनो पहली बात मैं क्या कह रहा हूं, माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शनिंग बंद हो जाएगा। तो जो एटीपी जनरेशन था वो बंद हो गया, और जब एटीपी जनरेट नहीं होगा तो जो क्रॉस ब्रिज बना हुआ है वो उसी फॉर्म में रह जाता है। क्रॉस ब्रिज को तोड़ने के लिए एटीपी की जरूरत होती है, और क्रॉस ब्रिज अगर नहीं टूटेगा तो हमारा बॉडी स्टिफ हो जाएगा ना, कॉन्ट्रैक्टेड फेज में आ जाएगा वो। और इसी को राइगर मॉर्टिस कहते हैं। लैक ऑफ एटीपी आफ्टर फ्यू आवर्स ऑफ डेथ results in stiffness of the body, and this is called rigor mortis. लिख लो ये क्या होता है, लिख लो। ठीक है, लिख लो ये क्या होता है।
stiffness of the body, देखो stiffness of the body due to lack of ATP. stiff, अरे ये सुना स्टिफ हो जाना, स्टिफनेस क्या है? Stiffness of the body due to lack of ATP. Due to lack of ATP after few hours of death. After few hours of death. और इसी को कहते हैं, क्योंकि देखो अगर एटीपी नहीं होगा तो कैल्शियम पंप काम नहीं करेगा, क्रॉस ब्रिज टूटेगा नहीं, तो आदमी का मसल्स तो स्टिफ हो जाएगा ना, और इसी को राइगर मोर्टिस कहते हैं। क्लियर हो गया सबको? अब बेटा आपके एनसीईआरटी में ये पूरा जो डायग्राम है, ये जो पूरा फॉर्मेशन है, ये सब कुछ समझाया गया है। अब आप एनसीईआरटी ध्यान से पढ़ेंगे क्या क्या लिखा हुआ है इसमें, हर लाइन को अंडरलाइन करना, और जो डायग्राम बताया गया है, जो सारा इवेंट बताया है, उससे उसको लिंक करने की जरूरत है आपको। ट्राई टू रीड ईच एंड एवरी लाइन ऑफ एनसीईआरटी, और जो मैंने आपको नोट्स में बताया है उससे उसको लिंक करो, ये सर ने बताया था और ये इसमें एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। आप पॉइंट वाइज एनसीईआरटी में कह दो, ये एक पॉइंट हो गया, दूसरा पॉइंट हो गया,